वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं बीएससी सेकेंड पार्ट जूलॉजी ऑनर्स का फर्स्ट टॉपिक जो कि ओरिजिन ऑफ कोर डाटा है उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक कंप्लीट नोट्स के साथ। ओके, तो ओरिजिन ऑफ कोर डाटा के बारे में बहुत सारे थ्योरीज आए हैं। उन थ्योरीज में से इकाइनोडर्मल थ्योरी जो है वो मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी कि मैक्सिमम साइंटिस्ट जो है वो इकाइनोडर्मल थ्योरी को सही मानते हैं। तो मेरा आंसर भी इकाइनोडर्मल थ्योरी के बेस पे ही चलेगा। ओके, तो हमने सबसे पहले लिखा है कि सेवरल थ्योरीज ऑफ आर गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोर डाटा। कोर डाटा को ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज है, बट among these theory इकाइनोडर्मल थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। इकाइनोडर्मल थ्योरी मैक्सिमम साइंटिस्ट किसको सही मानते हैं? इकाइनोडर्मल थ्योरी को। ओके, तो अब इकाइनोडर्मल थ्योरी है क्या? तो सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज इकाइनोडर्मल थ्योरी। इकाइनोडर्मल थ्योरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इकाइनोडर्मल थ्योरी के अकॉर्डिंग इकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोर्डाटा, ये तीनों ग्रुप जो है एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा एंड कोर्डाटा ऑल हैव सेम एंसेस्टर। सारे के एंसेस्टर क्या है? एक ही है। एक ही ऑर्गेनिज्म से ये सारे इवोल्व हुए हैं। ओके, तो अब ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्यों है? इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा। तो इकाइनोडर्मल थ्योरी को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए फोर इविडेंट है, फोर इंपॉर्टेंट इविडेंट है। वही फोर जो प्रमाण, प्रूफ है, जिस प्रूफ के बेस पे इकाइनोडर्मल थ्योरी को सब कोई राइट मानते हैं टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ कोर डाटा। ओके, तो अब हम इकाइनोडर्मल थ्योरी के जो चार इविडेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको आप पोज करके लिख लीजिए। इविडेंस की बात हमने किया, वो इविडेंस विच सपोर्ट इकाइनोडर्मल थ्योरी एज फॉलो। ये चार इविडेंस है जो इकाइनोडर्मल थ्योरी को सपोर्ट करता है। फर्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग एक एक करके फिर डिटेल भी करेंगे। यहां पे फर्स्ट इविडेंट क्या है? फर्स्ट इविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। सेकंड, बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस के बाद थर्ड हुआ सेरोलॉजिकल एविडेंस एंड फोर्थ स्केलेटल एविडेंस। ये चार एविडेंस है, चार एविडेंसेस हैं और हर एक में कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे। अब हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो पहला है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ओके, ये चार एविडेंस है, इसमें फर्स्ट एविडेंस को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इस एविडेंसेस में हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इकाइनोडर्माटा और कोर्डाटा के एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या सिमिलरिटी है। ओके, तो इसके लिए हमने लिखा है एम्ब्रियो ऑफ इकाइनोडर्माटा एंड कोर्डाटा शो फॉलोइंग सिमिलरिटीज। और वो सिमिलरिटीज का पहला सिमिलरिटीज क्या है? दैट इज फर्स्ट सिमिलरिटी है रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय सेल में क्लेवेज होता है तो वो रेडियल क्लेवेज होता है और इनडिटर्मिनेट होता है। तो रेडियल क्लेवेज क्या हुआ पहले देखिए, ये जाइगोट है, इसमें पहली बार जब सेल डिवीजन हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल ये 4 सेल बना और 4 इक्वल सेल बना। फर्स्ट जो क्लेवेज होता है वो चाहे वो रेडियल हो या स्पाइरल हो, सब में सेम होता है। लेकिन सेकेंड क्लेवेज में रेडियल क्लेवेज अगर है तो जैसा साइज का नीचे सेल बनेगा वैसे ही साइज का ऊपर बनेगा। ये पहली बार में ये 4 हुआ फर्स्ट क्लीवेज में, फिर नेक्स्ट में नीचे 4 हो गया, ये पीछे भी जो दिख रहा है वो, और ऊपर भी 4 है। ओके, तो ये
रेडियल क्लेवेज की बात कर रहा है, और इनडिटर्मिनेट का भी। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है इक्विपोटेंशियल, सारे सेल में डिवीजन की इक्विपोटेंशियल होती है, सेम पोटेंशियल होती है। तो इसको लिखेंगे कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ बोथ इकाइनोडर्माटा एंड कोर्डाटा क्लेवेज इज रेडियल, रेडियल क्लेवेज है, एंड इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट टाइप मींस इक्विपोटेंशियल। तो ये बताया कि कोर्डाटा हो या इकाइनोडर्माटा हो, दोनों में सेल का जो क्लेवेज हो रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय वो सेम टाइप का हो रहा है। फर्स्ट इविडेंट हुआ, एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंट का ही फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में, इसको हटा के दिखा रहा हूं। एंटेरोसेलस सीलोम, यानी कि इकाइनोडर्माटा और कोर्डाटा दोनों में एंटेरोसिलस सीलोम फाइंड आउट होता है। तो एंटेरोसिलस सीलोम है क्या? सीलोम का मतलब हुआ कि हमारा जो एम्ब्रियोनिक लेयर है, 3 लेयर होता है, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से कवर्ड जो, ये देखिए, ये बाहर वाला एक्टोडर्म, ये अंदर वाला इंडोडर्म, और ये मेसोडर्म है। तो ये मेसोडर्म से कवर किया हुआ जो गट लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड सीलोम। अब इस सीलोम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो अगर यहां पे देखिए, ये आउटर लेयर है और इसी में आर्केटेरॉन बना हुआ है, ये ऐसे, और ये फोल्डिंग हो गया। और ये फोल्डिंग क्या हुआ कि ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, फिर ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, ये भी ज्वाइंट हो जाएगा, ये ऐसे ज्वाइंट हो जाए, ये यहां पे ऐसे, ये यहां पे ऐसे, और ये एक बीच में आ गया। तो ये वाला पोर्शन जो एंडोडर्म में हमने लिखा बीच में आ गया, ये दोनों साइड में आ गया। यानी कि यहां पे मेसोडर्म के लेयर से ही सीलोम बन गया। तो जब मेसोडर्म के लेयर से सीलोम बनता है तो उसको एंटेरोसिलस कहते हैं, मेसोडर्म के लेयर से बना हुआ। अगर ऐसा हो कि मेसोडर्म सॉलिड मास हो और उसके बीच में सीलोम बन जाए तो वो अलग हो जाएगा। तो यहां पे एंटेरोसिलस वही 2 टाइप का पाया जाता है, एक सॉलिड मेसोडर्म से बनता है और दूसरा लेयर से पाउच बन जाता है। तो यहां पे क्या हुआ कि मिडिल लेयर जो है मेसोडर्म प्रोड्यूस सीलोमिक पाउच बनाया, और इसमें एनस का फॉर्मेशन पहले होगा और माउथ का फॉर्मेशन बाद में। एनस इज फॉर्म्ड बिफोर माउथ, और इस टाइप को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। यह भी कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एंटेरोसिलस किस में होता है, तो ड्यूटेरोस्टोमिया में हो जाएगा। ओके, या ड्यूटेरोस्टोमिया में किस तरह का सीलोम होता है, सीलोम का फॉर्मेशन होता है, तो एंटेरोसिलस सीलोम। ओके, तो ये सेकेंड हुआ। उसके बाद अब हम थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटीज है सीएनएस के बारे में। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस जो होता है वो डोर्सल स्ट्रिप से, जो कि एक्टोडर्म का है, एक्टोडर्म के डोर्सल स्ट्रिप से डेवलप होता है। डोर्सल यानी कि ऊपर के साइड का। हम लोग का एक्चुअल पोस्चर जो है वो ऐसे करके, ये डोर्सल और नीचे वाला जो हुआ वो वेंट्रल, मतलब ये हमारा वेंट्रल हो जाता है क्योंकि ये डाउनवर्ड रहता है और ये अपवर्ड होता है। अब हम लोग ऐसे खड़े हो गए तो ये हमारा पीठ का जो साइड हुआ दैट इज डोर्सल। और तो डोर्सल स्ट्रिप जो होता है एक्टोडर्म में, उसी से एक्टोडर्म का जो डोर्सल स्ट्रिप होता है उसी से सीएनएस डेवलप होता है, दोनों में, इकाइनोडर्मेटा में भी और कोर्डाटा में भी। उसके बाद लार्वा की बात हुई, तो लार्वा में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है। ये फोर्थ सिमिलरिटी हम लोग देख रहे हैं। तो लार्वा जो बनता है वो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी दिखाता है, एकदम एक जैसा लार्वा दिखता है। तो यहां पे देखिए, पहला है देयर आर ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्माटा एंड लार्वा ऑफ हेमिकोडाटा। कोडाटा से पहले जो हेमिकोडाटा है उसकी सिमिलरिटी हम देख रहे हैं। पहला है बोथ आर ओवल, साइज अगर दोनों का देखिएगा तो ओवल साइज का रहेगा। ट्रांसपेरेंट,
आर पार दिख जाएगा। उसके बाद सेंसरी सिलिया एंड सिलिएटेड बैंड, यहां देखिए ऊपर सेंसरी सिलिया है और सिलिएटेड बैंड, ये जो सिलिया का बैंड लगा हुआ है, दोनों में सिलिया का बैंड भी रहता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यहां से शुरू हो रहा है माउथ से और एनस तक जा रहा है, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस। ओके, तो ये दोनों का अगर हम हेमिकोडाटा का या इकाइनोडर्माटा का देखेंगे तो इतना सिमिलरिटी दोनों में मिल जाता है। ओके, और दोनों बायलेटरल सिमेट्री होता है लार्वा, ये भी आगे देखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकली सिमेट्री कौन कौन हुए। अब सेकेंड हम लोग सेकेंड एविडेंस देखें, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंट था, सॉरी ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंट में हमने 4 सिमिलरिटीज देखा। अब नेक्स्ट हम बायोकेमिकल एविडेंस को देखेंगे। एविडेंस की बात करें तो नेक्स्ट एविडेंस है बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस में एटीपी के बारे में स्टडी करेंगे। एटीपी जो मस्कुलर एनर्जी की बात होती है जब, तो एडीपी में फॉस्फेट ऐड होता है तो एटीपी बनता है जो कि एनर्जी साइकिल में वर्क होता है। ओके, इन एनर्जी साइकिल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी लगता है, एडीपी कंबाइन विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट, ये एडीपी हाई एनर्जी फॉस्फेट से कंबाइन करता है टू गिव्स एटीपी। ये एडीपी जो एनर्जी करेंसी है, यानी कि यहां का एडीपी फॉस्फेट से कंबाइन करके एटीपी बनता है। तो ये फॉस्फेट जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है, ये कहां से आता है? ये 2 मॉलिक्यूल है जो फॉस्फेट देता है ब्रेकडाउन होके, फॉस्फोक्रिएटिनिन और फॉस्फो अर्जेनिन। हाई एनर्जी फॉस्फेट कम्स फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोक्रिएटिनिन और फॉस्फो अर्जेनिन। तो कोर्डाटा हो या इकाइनोडर्माटा हो, इस दोनों में फॉस्फोक्रिएटिनिन से ये फॉस्फेट आता है जो कि एटीपी बनाता है। बट मोस्ट ऑफ नॉन कोर्डाटा जो है वो फॉस्फो अर्जिनिन का यूज करता है और ये फॉस्फो अर्जिनिन से फॉस्फेट, वही हाई एनर्जी वाला फॉस्फेट आता है और एटीपी को एडीपी में बदलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोर्डाटा और इकाइनोडर्मेटा में सिमिलरिटी है। इस तरह से ये भी एक एविडेंस दे रहा है कि कोर्डाटा का ओरिजिन इकाइनोडर्माटा से होगा। ओके, एक और बात इसमें ऐड होगी। दूसरा बायोकेमिकल एविडेंस देखें तो सेकेंड बायोकेमिकल एविडेंस ये है कि हेमिकोडाटा और इकाइनोडर्माटा, ये दोनों का कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एग्जाम्पल इस दोनों में ऐसे हैं जो फॉस्फोक्रिएटिनिन और फॉस्फोअर्जिनिन दोनों यूज करता है। हेमिकोडाटा का भी कुछ एग्जाम्पल है और इकाइनोडर्माटा का भी कुछ एग्जाम्पल है जो फॉस्फोक्रिएटिनिन और फॉस्फोअर्जिनिन दोनों यूज करता है केमिकल एनर्जी साइकिल में, यानी कि फॉस्फेट सप्लाई करने में। इट मींस ये साबित कर रहा है कि हेमिकोडाटा और इकाइनोडर्माटा जो है वो कोडाटा और नॉन कोडाटा का कनेक्टिंग लिंक है। नॉन कोडाटा चेंज हुआ इकाइनोडर्माटा में क्योंकि इसमें ये दोनों आने लगा, फिर हेमिकोडाटा में उसमें भी दोनों आने लगा, फिर कोडाटा में जिसमें सिर्फ ये रह गया। यहां से शुरू हुआ, फिर दोनों आया, फिर ये हो गया। तो इस तरह से 2 बायोकेमिकल एविडेंसेस मिले जो बताता है कि इकाइनोडर्मल थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है। ये कनेक्टिंग लिंक बता दिया हेमिकोडाटा और इकाइनोडर्माटा को, कोडाटा और नॉन कोडाटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक बता दिया क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज में है। ओके, नेक्स्ट अब अगला एविडेंस हम देखें। थर्ड सीरोलॉजिकल एविडेंस है। सीरोलॉजिकल एविडेंस मींस हुआ कि बॉडी फ्लूइड यानी कि सीरम, बॉडी में जो फ्लूइड होता है उससे रिलेटेड क्या क्या एविडेंस है। तो उससे रिलेटेड एविडेंस ये है कि हेमिकोडाटा और इकाइनोडर्माटा के बॉडी फ्लूइड में जो प्रोटीन्स है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है।
किसके रिस्पेक्ट में देखें, एनिलिड्स और आर्थ्रोपोडा का देखेंगे तो ये एनिलिड्स और आर्थ्रोपोडा का प्रोटीन जो है हेमिकोडाटा से ज्यादा डिफर करता है और इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा का ज्यादा सिमिलर है। तो ये भी शो कर रहा है कि इकाइनोडर्माटा से कोडाटा का इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि बॉडी फ्लूइड प्रोटीन ऑफ हेमिकोडाटा एंड इकाइनोडर्माटा इज मोर सिमिलर देन दैट ऑफ एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट जो एविडेंस है दैट इज स्केलेटल एविडेंस। स्केलेटल एविडेंस में स्केलेटल देखेंगे तो इकाइनोडर्माटा और कोडाटा, इकाइनोडर्माटा और कोडाटा दोनों का स्केलेटल मेसोडर्मल डिराइव्ड होता है। मेसोडर्मल डिराइव मतलब मेसोडर्म 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, तो बीच वाला जो लेयर होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो मेसोडर्म कहलाता है। तो मेसोडर्म से ही स्केलेटल बना हुआ होता है। दूसरा कि दोनों का स्केलेटल जो होता है एंडोस्केलेटल होता है, बॉडी के इनसाइड में स्केलेटल होता है, बाहर नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा में जैसे एक्सोस्केलेटल होता है, बाहर की ओर स्केलेटल होता है, इंसेक्ट वगैरह को देखिएगा। लेकिन इकाइनोडर्माटा और कोडाटा दोनों में इंडोस्केलेटल, हम लोग में कैसे बॉडी के इनसाइड में स्केलेटल है। तो ये भी शो कर रहा है सिमिलरिटी इकाइनोडर्माटा और कोडाटा में। ओके, तो ये सारे हमारे एविडेंस हुए जिससे हम जो सपोर्ट करता है इकाइनोडर्मल थ्योरी को। थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन भी है जो कि नाम के लिए है, वो ऑब्जेक्शन सही नहीं होता है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इकाइनोडर्मल थ्योरी के लिए एक ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन ये बतलाता है कि हेमिकोडाटा और कोडाटा में बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है। बॉडी क्या होता है, बाइलेटरल। हम लोग का बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री है, अगर बीच से चीर दे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। एकदम जो चीज 2 है वो अलग अलग, जो 1 है वो बीच में है। ओके, तो हेमिकोडाटा हो या कोडाटा हो, सारे बाइलेटरल सिमेट्री है। बट इकाइनोडर्माटा जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है। इकाइनोडर्माटा जैसे स्टारफिश होता है ना, स्टारफिश ऐसा होगा 5, तो ये रेडियल सिमेट्री होता है। तो इकाइनोडर्माटा रेडियल है और ये सारे बाइलेटरल सिमेट्री है, तो ये डिसिमिलरिटी हो गया। बट लार्वा जो होता है इकाइनोडर्माटा का वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है। तो ये फिर से सपोर्ट कर दिया इकाइनोडर्मल थ्योरी को इस तरह से, विच अगेन सपोर्ट द इकाइनोडर्मल थ्योरी। और इस तरह से हमने देखा कि इन सारी बातों से हम वो बता सकते हैं कि इकाइनोडर्माटा से कोडाटा का इवोल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।